हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर क्लास 11th के ज्योग्राफी चैप्टर 8 करेंगे। जो चैप्टर है वायुमंडल के संरचना तथा उसके संगठन है साहब। अब वायुमंडल के कुछ हिस्से हमने पढ़ना है। ये पाई चार्ट बेटा जो तुम जल्दी से समझ जाओगे, 10 मिनट में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वायुमंडल में क्या चीज़ इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला वायु, दूसरा वायुमंडलीय परत, वायुमंडलीय संगठन, वायुमंडल में गैस और मौसम तथा जलवायु में अंतर, ये टॉपिक है। अगर हम वायुमंडल के वायु की बात करें, वायु क्या है? कुछ नहीं, ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है और रंगीन है और स्वादहीन है। इसका टेस्ट नहीं आता, कलर नहीं है। कलर होता तो आपको दिखता, ये कलर नहीं है। फिर परत कितने हैं? तो वायुमंडल के अंदर 5 परत है। पहला शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बाह्यमंडल। वायुमंडल के संगठन क्या होता है? तो ये हैं आपके गैस, जलवाष्प और धूलकण। गैसेस कितने प्रकार के होते हैं? तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन, एरोसोल्स, ये सब के सब वायुमंडल के गैस कहलाते हैं। और मौसम जलवायु में हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर, प्रमुख तत्व क्या क्या होते हैं और नियंत्रक क्या क्या होते हैं, और इसके डिटेल अब आपको बता रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, वायुमंडल के परत, परत का मतलब संरचना भी होता है। अब वायुमंडल के तापमान तथा दाब के आधार पर जो वायुमंडल है उसको 5 प्रमुख परतों में बांटा गया है। कौन कौन से परत? शोभमंडल, समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयनमंडल, वायुमंडल। ये होता क्या है? तो देखो, पहले आपका आता है, यहाँ देखो, ये समतापमंडल, शोभमंडल, फिर समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, वायुमंडल। अब जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाते हो आपके परतें बनते जाते हैं। अब शोभमंडल क्या होता है? शोभमंडल जो होता है ये वायुमंडल के सबसे निचली परत है जिसमें हम लोग रहते हैं। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है भैया? तो ये है 13 किलोमीटर। और समतापमंडल क्या है? तो शोभमंडल के ऊपरी परत को समतापमंडल कहते हैं। और जो इसमें है ना, इसमें बहुत सारे मौसम घटनाएं होते हैं और ये अभी आप पढ़ोगे कि किस तरीके से चीज़ें इसमें बदलती है। फिर समतापमंडल क्या होता है? तो शोभमंडल के ऊपरी वाली परत को हम क्या कहते हैं? समतापमंडल कहते हैं। और ये जो परत होता है इनके 50 किलोमीटर तक फैला होता है। विस्तृत मतलब फैला है। और नीचे का भाग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में परिवर्तन नहीं होता। और फिर मध्यमंडल क्या होता है? तो इस परत का विस्तार 50 से 90 किलोमीटर तक होता है और परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आता है। आयनमंडल क्या होता है? तो इसका जो ऊंचाई है वो 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। और यहाँ पे उपस्थित गैस के कण विद्युत आवेश में होते हैं, आवेश उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें आयनमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या होता है? तो वायुमंडल जो होता है वो ऊपरी परत तथा वायुमंडल के सबसे बाहरी परत है जिसमें ब्रह्मांड यानी बाह्यमंडल कहा जाता है। इस परत में वायु बहुत ही विरल होते हैं जो अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। मतलब जितना ऊपर जाते जाते हो एंड पॉइंट पे कुछ नहीं मिलता, उसको हम वायुमंडल कह दिया, वायुमंडल भी इसको बोलते हैं। अब पढ़ेंगे हम वायुमंडल के संगठन क्या होता है। तो इसमें गैसें होते हैं, जलवाष्प होता है और धूलकण होता है। ये 3 चीज़ जो होते हैं इनको हम संगठन, अगर आपसे पूछे संगठन किसे कहते हैं तो गैस, जलवाष्प, धूलकण को संगठन कहते हैं। मतलब वायु बना किस चीज़ से है वो संगठन होता है। तो जो ये होता है वायुमंडलीय गैस का अधिकांश भाग जो है, मतलब पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। और फिर जो है ये वो 78.8% है। और ऑक्सीजन कितना है? इतना परसेंट। कहाँ है? गैस के रूप में। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन आदि भी इसमें है। जलवाष्प क्या होता है? तो जो जलवाष्प होता है ना, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा किसी स्थान के जलवायु पर निर्भर करता है। मतलब वो जलवायु वहाँ पर किस तरीके का है उस पर डिपेंड करता है जलवाष्प कितना होगा। गर्म जलवायु है तो जलवाष्प कम होगा, शुष्क जलवायु है तो ज़्यादा होगा, आर्द्र जलवायु तो उससे भी ज़्यादा होगा। फिर जलवाष्प सूर्य ताप का कुछ भाग सोख लेता है और पृथ्वी से उत्सर्जित ताप को भी ग्रहण करता है। जैसे कि धूलकण क्या होता है? तो धूलकण आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्रक का कार्य करते हैं और ये मेघ के निर्माण में सहायक होते हैं। अब ये आपका संगठन, वायुमंडल के संगठन कंप्लीट हुआ। अब हम इसके महत्वपूर्ण गैसेस पढ़ेंगे। कौन कौन से गैस है? जितने भी नाम आपको बताया था मैंने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब चीज़ें। नाइट्रोजन,
इस गैस का प्रतिशत 78.8% है। यह वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैस है जो प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोला है, क्योंकि आपको पता है ना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। साइंस में आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो नाइट्रोजन है राइजोबियम नाम के कीटाणु द्वारा जो दाल के जड़ों में पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं दाल में, और फिर उससे हम खाते हैं तो प्रोटीन हमें मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन आपको पता है सांस लेने के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ये जीवनदायी गैस है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है 20.95%, या परसेंट बोल दो, मतलब आप समझ गए। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है तो ये 0.03% है, और ये सबसे भारी गैस है। भारी नहीं, भारी मतलब वेट है इसमें, इसलिए सरसता के नज़दीक रहता है। यह महत्वपूर्ण गैस है, क्यों? क्योंकि ये पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे सांस लेंगे, क्योंकि पता ना पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब वो लेंगे तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अब ओजोन, यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर न्यून मात्रा में मिलती है, और ये सूर्य के आने वाली खतरनाक, जिसका नाम मतलब पराबैंगनी किरण को आवेशित करती है, सोख लेती है और रिटर्न कर देती है, जिसको हम ओजोन गैस कहते हैं। और ये हमारे त्वचा कैंसर जैसे कई बीमारियों से बचाता है, आपने 10th में पढ़ा है। अब हमारा इस गैस का लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एरोसोल। एरोसोल्स क्या होता है? तो वायुमंडल में जल के कण जो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जेनॉन, ये जितने भी गैसेज हैं, नियॉन, आर्गन तथा बड़े ठोस कण जो मिलते हैं, तो वो जो मिलने के बाद जो बनता है ना उसको एरोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोसोल्स। और वायुमंडल में धूल के कण का महत्व क्या है? अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अलग से कि जो वायुमंडल में धूल के कण हैं उसके भी अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि धूल के कण नहीं होते तो आपको बहुत ज़्यादा कई तरीके के नुकसान होते हैं। तो कहता है कि वायुमंडल में धूल के कण महत्व क्यों है? तो वायुमंडल में जो वायु है कि गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं, और ये मिट्टी, धूल, धुआं सम्मिलित होते हैं इनमें, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वजह से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया ना। अब आपसे पूछा जाता है कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या है? तो मौसम कुछ नहीं, अगर तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता के वायु की दिशा तत्वों को औसत मौसम कहते हैं। मतलब यहाँ पे बोलूँ ऐसे कि एक छोटे टाइम के लिए किसी जगह, जैसे हमारा मौसम जो ना दिन पर दिन बदलता रहता है, सुबह कुछ और, शाम कुछ और, दोपहर कुछ और, लेकिन जलवायु जो होता है ना लंबे समय तक लिखा जाता है। ये मतलब 100-200 साल का रिकॉर्ड होता है, और ये छोटे भूभाग पर छोटी अवधि तक दैनिक वायुमंडल दशा को अभिव्यक्त करता है। जैसा कि मैंने बताया छोटे टाइम के लिए होता है। और जो जलवायु होता है वो मौसम के तत्वों का औसत, मतलब जितने भी मौसम हुए बदलाव वो सारे लेके मैंने एक लंबे समय तक काउंट कर दिया, लंबी अवधि समय तथा वर्षा कह रहा हूँ मैं, वर्षों लिखा के अध्ययनों, मतलब उसको अध्ययन करा कितना हुआ औसत पर आधारित जो वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहा जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे कि हमारा जो मौसम तथा जलवायु में प्रमुख तत्व क्या क्या होते हैं। तो देखो, जो मौसम है और जलवायु किस पे डिपेंड करता है? तो या तो तापमान के पे करेगा, फिर वहाँ के दाब तथा पवन पे करेगा, मतलब वहाँ के हवा और वो कितना दबाव लगा रहा है, फिर आर्द्रता तथा वर्षण, पानी में कितनी मात्रा है और पानी कितना बरस रहा है, ये इन पे मौसम और जलवायु को प्रभावित करेगा, जो तत्व कहलाते हैं। और इनको प्रमुख नियंत्रक कौन होते हैं, मतलब किस तरीके से ये डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कब गर्मी होगा कब सर्दी होगा, ये किसकी वजह से होता है? तो जैसे कि लिखा है पहला अक्षांश तथा सूर्य। अब अक्षांश क्या होता है? जो लाइनें बनी होती है वो अक्षांश हो गया। और स्थल तथा जल का वितरण, फिर ऊंचाई, फिर पर्वत बाधा, ये सब के सब प्रमुख नियंत्रक होता है, जिसकी वजह से हम कहीं किसी जगह का, अब देखो बाधा मतलब क्या होता है? पर्वत अगर सामने आ गया तो वहाँ पे धूप नहीं पहुँचेगा तो तापमान बदलेगा नहीं, तापमान नहीं तो ये नियंत्रण तत्व खराब होगा तो मौसम का सही खराब हो सकता है, और फिर उससे जलवायु, तो ये सब प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपको बताया था आगे, लास्ट इम्पोर्टेंट, शोभ मंडल को जीवनदायी परत क्यों कहा जाता है? जो हमारा शोभ मंडल है, आपको पता ना 5 परत है। पृथ्वी है, जैसे कि ये मान लो पृथ्वी है तो पृथ्वी पहला परत, फिर दूसरा परत, फिर तीसरा परत, ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। तो पहले वाले को हम क्या कहते हैं? शोभ मंडल। फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल, फिर आयन मंडल, ये आयन मंडल है, फिर बाह्य मंडल। तो ये 5 परतें होते हैं। तो हमारा जो शोभ मंडल है वो जीवनदायी क्यों माना जाता है? क्योंकि जितने भी घटना है वो इसी परत में घटता है। जो ये है ना परत, इसी में सारे
घटना घटता रहता है। तो क्षोभ मंडल को जीवनदायी परत इसलिए समझा जाता है, ये बोलते हैं क्योंकि इसमें जीवित रहने के लिए समस्त मतलब सभी अनुकूल दशाएं इस परत में होती है। इसके अलावा अनुकूल दशा मतलब वर्षा, गर्मी, ये सब, और इसके अलावा वायु का चलना होता है, या फिर वर्षा होता है, या फिर बिजली का चमकना होता है, बादलों का बनना होता है, ये सब घटनाएं इसी में होती है। और पता है आपको, अगर एक नंबर में पूछा जाए प्लेन कौन से मंडल में उड़ते हैं, तो प्लेन हमारे क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल में यानी दूसरे परत में उड़ता है, ठीक है, ताकि उसको डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना, बाय बाय। और हाँ, कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो मेरे नीचे लिखे गए इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।